आज हम स्टडी करेंगे कि हाइड्रोकार्बनों से हेलो एल्केनों का विरचन। तो इसमें हम लेंगे एक तो एल्केन और एल्किन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहला है कि एल्केनों से मुक्त मूलक हेलोजनन, इसके द्वारा हेलो एल्केनों का हम विरचन करेंगे। तो ध्यान देना, जैसे कि यहां पर एल्केन हमने लिया, प्रोपेन लेते हैं CH3 CH2 CH3 और इसमें हमने क्लोरीन मिलाई और UV क्या है, ये पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इससे क्या होगा, हमारे पास में दो प्रकार के समावयव बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक तो बनेगा CH3 CH2 और CH2Cl। तो ये हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन। और दूसरा बनेगा CH3 CHCl CH3। यह है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ध्यान देना, 1-क्लोरोप्रोपेन जो है वो बनेगा 45% और 2-क्लोरोप्रोपेन है, ये मिला हमें 55%। अब क्या ये दोनों मिश्रण के रूप में मिले हैं और इनको अलग अलग करना काफी जटिल काम है, यानी कठिन काम है। तो ये जो है एल्केनों से मुक्त मूलक हेलोजन द्वारा ये बना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ये मुक्त मूलक क्या है। तो मुक्त मूलक की बात करें अगर हम, जैसे कि ये Cl2 है और हम जानते हैं कि इसमें क्लोरीन जो है वो दूसरे क्लोरीन से बंधा रहता है सहसंयोजक आबंध द्वारा। अब इसमें अगर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो हमारे पास में ऐसा मिलेगा Cl ऊपर इलेक्ट्रॉन प्लस Cl इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है Cl, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त मूलक है। और अगर CH3 की बात करें, CH4 की, और इसमें एक हाइड्रोजन निकल जाए अगर इलेक्ट्रॉन देकर उसको, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो ये सॉरी हाइड्रोजन देकर नहीं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते, जैसे कि CH3 और यहां पर मान लो H है ये। तो इसमें भी अगर ऐसा हो जाए कि ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या मिलेगा, CH3 और यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्लस में ये H मिल गया। तो इनके पास में अपना इलेक्ट्रॉन है खुद का। तो ये जो है ये मुक्त मूलक है। तो मुक्त मूलक का मतलब हो गया किसी से भी जोड़ सकता है जिसके लिए खुद के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मुक्त मूलक होते हैं। तो इसके द्वारा हेलोजनन जो है उससे हमें दो प्रकार के मिलेंगे। एक तो 1-क्लोरोप्रोपेन जो होगा 45%, दूसरा मिलेगा 2-क्लोरोप्रोपेन जो होगा 55%। अगर हम ब्यूटेन लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, तो सेम कंडीशन में हमें ऐसा ही मिलेगा Cl2 अल्ट्रावायलेट या ताप। तो इससे भी हमें यही मिलेगा, एक तो 1-क्लोरो एक 2-क्लोरो CH2Cl। यह है 1-क्लोरो ब्यूटेन और दूसरा मिलेगा ये है 2-क्लोरो ब्यूटेन। सेम इसी तरह ये है 45% और ये है 55%। तो इस प्रकार के जो
ये एल्केन है, इसके मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। बस समस्या इसमें यह है कि ये मिश्रण के रूप में मिलता है और इनको अलग अलग करना थोड़ा कठिन कार्य है। बाकी परिवर्तन यानी चेंज इसमें हो रहा है, ये हेलो एल्केन जो है मुक्त मूलक के द्वारा हेलो एल्केन में बदल रहा है। अब देखो एल्किनों से हेलो एल्केनों का विरचन। तो ध्यान देना, एल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और यहां पर ये एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, और यहां पर अगर हम कुछ भी इसके अंदर हेलो एल्केन लेंगे, सॉरी एसिड लेंगे, अम्ल HX ले लिया हमने, और अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले कि जो इनमें ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है, इन डबल बॉन्ड में एक तो है सिग्मा बंध और एक है पाई बंध। तो हमेशा सिग्मा बंध ही टूटता है, क्योंकि पाई बंध थोड़ा मजबूत होता है और सिग्मा बंध कमजोर होता है, दुर्बल होता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक सिग्मा बंध है और कोई सा भी एक पाई बंध है। अगर इसको सिग्मा बंध लोगे तो ये पाई बंध हो जाएगा, इसको सिग्मा लोगे तो ये पाई हो जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास में हमने लिया है पाई बंध, तो टूटने का कार्य यही करेगा। तो देखो यहां पर ये बॉन्ड टूट गए, तो बॉन्ड टूटने से क्या हुआ कि एक ऐसी स्थिति आई, सिंगल बॉन्ड हो गया और दो लाइनें जो पहले थी हेड्रल वो है, और एक एक यहां पर और जुड़ जाएगी। तो एक एक और जुड़ गई, तो यहां पर क्या जुड़ेगा, एक पर आ जाएगा हाइड्रोजन, एक पर आ जाएगा ये हेलोजन। तो देखो एक तो आ गया हाइड्रोजन, एक आ गया ये X, तो ये क्या बन गया, ये हेलो एल्केन बन गया। अब इसका अगर एग्जाम्पल लें हम, तो एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में है देखो H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl ले लो। तो ये लिया यहां पर, तो C और C के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहां पर जो ये H2 है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, एक तरफ H आ जाएगा और इस तरफ भी जो H2 है ये वाला जो दो लाइनें आ रही है, तो यहां पर वही रहेगा H2 और इस तरफ आ गया Cl। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख दो बोले H3C सिंगल बॉन्ड CH2Cl, या इसको ऐसे लिख दो बोले CH3CH2Cl। तो ये भी हमारे पास में क्या मिला, हेलो एल्केन मिला। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन, दो कार्बन है। तो ये जो है ये एल्किनो से हेलो एल्केनों का विरचन हमने किया है यहां पर। तो यहां ये डबल बॉन्ड वाला है, और इसमें ये जो प्रक्रिया है इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन किया है। तो ध्यान देना, ये जो प्रक्रिया है इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन हैलाइडों का संयोजन। तो हाइड्रोजन हैलाइड कौन से हैं, ये रहे। अब इनका क्या हो गया, इनमें संयोजन हो गया, एक कार्बन के पास में, दूसरा दूसरे कार्बन के पास में। तो इस प्रकार का ये जो रिएक्शन है इससे हमें ये एथेन और भी जो भी अलग अलग व्युत्पन्न हमें मिल जाएंगे।
और हेलो एल्केनों का विरचन हो जाएगा। बॉन्ड टूटने के बाद में जो कार्बन के पास में जो लाइनें आएगी ऐसी, एक के पास हाइड्रोजन जाएगा, दूसरे के पास में हेलोजन जाएगा। तो ये जो है इसे कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइडों का संयोजन, या इसको अपन योगज अभिक्रिया भी कह सकते हैं। योगज अभिक्रिया, ध्यान देना। तो अगर योगज अभिक्रिया के बारे में पूछ ले या हाइड्रोजन हैलाइडों के संयोजन के बारे में पूछ ले तो आपको ये अभिक्रिया आपके माइंड में रखनी है। और ध्यान देना है कि अगर डबल बॉन्ड का एल्किन है कोई भी और HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड दिया हुआ है, तो डबल बॉन्ड टूट के जब सिंगल बॉन्ड ये बचेगा यहाँ पर, तो दो कार्बन जो है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, उसमें से एक के पास हाइड्रोजन आएगा, एक के पास में ये हेलोजन आएगा। तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना है इसमें। अब यदि हमारे पास में ऐसा है जैसे कि ये CH3 और C, और यहां पर देखो डबल बॉन्ड आ गया और CH2, यहां पर एक H आएगा प्लस HBr, इसी का एग्जाम्पल है ये। तो पहले वाले में क्या था कि दो कार्बन थे, तो उसमें से किसी के पास भी हेलोजन और हाइड्रोजन जा सकते थे। यहां पर हमारे पास में तीन कार्बन हैं और दोनों में जो ये डबल बॉन्ड आ रहा है इन दोनों कार्बन में, इनमें फर्क यह है कि एक के पास में एक हाइड्रोजन है, दूसरे के पास में दो हाइड्रोजन है। तो यहां पर एक नियम के अकॉर्डिंग काम होगा, ये अभिक्रिया होगी। उस नियम को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उससे हेलोजन यानी X जुड़ेगा। ध्यान देना, जिस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन है उससे हेलोजन जुड़ेगा, तो वो बनेगा मुख्य उत्पाद। कौन सा बनेगा? मुख्य। और जिस कार्बन के पास में अधिक हाइड्रोजन है उससे अगर X जुड़ता है तो वह उत्पाद बनेगा हमारे पास में अल्प। ये ध्यान देना है, जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन कम है अगर उससे ये हाइड्रोजन जुड़ता है तो मुख्य उत्पाद बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा। तो कैसे बनेगा ध्यान देना यहां पर, जैसे कि CH3 CH, देखो सिंगल बॉन्ड हो चुका है, बॉन्ड टूट गए इनके, और CH2 बॉन्ड टूट गए, तो यहां पर हमें लाइनें खाली मिल गई, इस कार्बन के पास में, इस कार्बन के पास में। और दूसरा ऐसा भी है CH3 CH और CH2, इनके पास भी ये आया है। अब कम हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में है, इसके पास दो है, इसके पास में एक है, तो ये आ जाएगा Br, ये आ जाएगा H। इसमें दूसरा, ये तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार है, इसका मतलब ये मुख्य उत्पाद बना, ये मुख्य उत्पाद है, अधिक मात्रा में बनेगा ये। और यहां पर जो है ये अगर उल्टा हुआ, H यहां आ गया और Br यहां आ गया, तो ये बनेगा अल्प। तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार नहीं है, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हमें मिलेगा सिर्फ ये। तो इसको हम ले सकते हैं ऐसा कि ये जो है CH3 CH Br CH3, और
इसमें जो है प्लस में CH3 CH2 CH2 Br। तो ये हो गया मुख्य, ये हो गया अल्प। थोड़ा सा इसका हमें ध्यान रखना है। अगर यहां पर आयोडीन लेते हैं HI, तो Br की जगह आयोडीन कर दो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस मार्कोनिकोव का नियम जो है वो इसको फॉलो करता है कि जो हेलोजन कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा वो मुख्य उत्पाद बनेगा, दूसरे वाला ये अल्प बनेगा। और ये जो है ये मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार नहीं है। मार्कोनिकोव रूल्स यही है ओनली फॉर। तो मार्कोनिकोव की बात आ जाए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ेगा तो अधिक वाले से कौन जुड़ेगा? अधिक वाले से ये जो हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक कम हाइड्रोजन है, उससे जुड़ गया Br, और अधिक वाले से जुड़ गया इसका ये हाइड्रोजन यहाँ पर। ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। एल्किनो में हेलोजन का संयोजन ये का है एल्किनो में हेलोजन के संयोजन से हेलो एल्केनो का विरचन। अब आपको हेलोजन का संयोजन करना है। इससे पहले वो यौगिक अभिक्रिया थी, हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन हो रहा था। अब सिर्फ और सिर्फ यहां पर हेलोजन का संयोजन होगा। अब जैसे कि बात करें, अगर हम हमारे पास में यहां पर C डबल बॉन्ड C और इधर H है, इधर H है, इधर H है और ये H है और ये ब्रोमीन है। तो ध्यान देना, ब्रोमीन जो है ये लाल रंग की होती है। विशेष तौर पे ध्यान देना, ब्रोमीन जैसे कि किसी पात्र में अगर ब्रोमीन भरी हुई है तो वो लाल रंग की होती है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ये जो हमने कुछ कैटालिस्ट मिलाया यानी उत्प्रेरक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये उत्प्रेरक है और यहां पर जो ये बॉन्ड टूटेंगे इसके, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो मिलेगा हमें C सिंगल बॉन्ड C और ये H तो लगे हुए हैं यहां पर पहले से ही, ये भी लगे हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं, ये एक एक यहां पर बच गया टूटने के बाद में। तो यहां पर ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन, दोनों के पास में एक एक ब्रोमीन आ जाएगा। तो ध्यान देना, ये लाल रंग ब्रोमीन का तभी तक रहता है जब Br और Br आपस में सहसंयोजक अबंध से बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही अगर ये टूटकर इनका मुक्त मूलक बनता है Br प्लस Br, अब ये टूट चुके हैं और टूटकर इस ये जो एथीन है इसका भी ये जो पाई बॉन्ड टूटकर उसके कार्बन से जो है ये जुड़ चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब इसके अंदर हमने एल्किन डाला जो एथीन है यहां पर, तो क्या होगा कि इसके जो ये Br2 के जो अणु हैं ये ब्रोमीन ब्रोमीन टूटकर मुक्त मूलक बनके और इनके कार्बन से जुड़ जाएंगे और इससे क्या होगा कि जो लाल रंग है इसका वो हो जाएगा विलुप्त। तो लाल रंग विलुप्त हो जाएगा, इससे क्या होगा कि अभिक्रिया हुई है। अब ये हमें एल्किन और एल्केनो का अगर जांच करनी है हमें, तो अगर एल्केन होता यहां पर एथेन होता तो ये अभिक्रिया नहीं होती, ये ब्रोमीन का जो लाल रंग है ये विलुप्त नहीं होता। और अगर कोई एल्किन या एल्काइन है उस कंडीशन में ये जो अभिक्रिया होगी
तो ब्रोमीन का जो लाल रंग है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसका मतलब है ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जो हाइड्रोकार्बन है वो असंतृप्त है, या तो डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है। और सिंगल बॉन्ड वाला रहेगा, अगर एल्केन रहेगा, यहाँ पर एथेन रहेगा, उस कंडीशन में यह अभिक्रिया होगी नहीं और ब्रोमीन के लाल रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को पृथक करने का काम करती है। अब संतृप्त असंतृप्त में क्या है कि असंतृप्त वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये असंतृप्त है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो लाल रंग है वो विलुप्त हो जाएगा। तो अब जो ये नाम पड़ा है इसका, ये नाम जो है इसका नाम हमें ध्यान रखना है कि ये इसको बोलते हैं, बात करें तो ये विस डाइब्रोमाइड है। डाइब्रोमाइड, इसका नाम पहले लिखा दिया मैंने, ये विस डाइब्रोमाइड है। और इस विस का मतलब होता है विसिनल, और हिंदी में कहते हैं इसको सनिधि। तो सनिधि डाइब्रोमाइड इसको बोल सकते हैं अपन, या इसको बोल दो सनिधि डाई ब्रोमाइड। तो ये जो है ये अभिक्रिया थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है। इसमें ये विस डाइब्रोमाइड का आपको नाम जो है वो याद रखना है। और एक लाल रंग जो विलुप्त हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह आपको ये जो बेसिक फंडामेंटल है बनाना है। और कोई भी यहाँ पर अगर HBr आता है तो वो यौगिक अभिक्रिया हो गई, और Br2 आता है तो वो क्या हो गया, हैलोजनों का संयोजन हो गया। ये हमें ध्यान देना है। यहां पर एक तो करते हैं अपन मार्कोनिकोव का नियम। तो इसमें देखो, जैसा पहले बताया था मैंने आपको कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है HX, और यहां पर हमारे पास में कोई एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या है, देखो यहां पर X जो है वो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। अब ये जो अभिक्रिया होगी ये, और इसमें ये जो बॉन्ड टूटेगा तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर अपने को बॉन्ड मिलेंगे इनके जोड़ने के लिए। अब ये जो HX है, हाइड्रोजन हैलाइड है, इसमें हमें एक तो मिलेगा H+, एक मिलेगा X-। तो यह हमें दो भाग मिले, एक तो मिला धनात्मक भाग H+, एक मिला ऋणात्मक भाग X-। तो यहां पर क्या होता है, इसके नियम के अनुसार ऋणात्मक भाग जो है इस हाइड्रोजन हैलाइड का उस कार्बन में जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो यहां कम है तो यहां जुड़ेगा X, और धनात्मक भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन अधिक है। तो इसके पास में अधिक है इसकी तुलना में, तो ये आ गया यहां पर H। अब बात करते हैं एंटी मार्कोनिकोव। अब एंटी मार्कोनिकोव में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव क्या होता है, देखो वो देखते हैं। नियम, इसे खारस का नियम भी कहते हैं, दोनों एक ही है, कि अगर हमने इस अभिक्रिया में पेरोक्साइड काम में ले लिया, ध्यान देना, पेरोक्साइड हमने इसमें डाला है तो क्या होगा, हालांकि पेरोक्साइड डालेंगे तो यहां पर ये Cl और Br के लिए ये काम नहीं करेगा। एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ और सिर्फ HI के लिए ही काम करता है।
बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए काम नहीं करता है, ये ध्यान देना, इसका विशेष तौर पे ध्यान देना है आपको कि जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड HI के लिए काम करेगा। अब काम क्या करेगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहां पर ये हमने लिया I-, क्योंकि Cl और Br तो इस वाले रूल्स में आएंगे ही नहीं, उसके लिए काम नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ I के लिए काम करेगा। तो होगा क्या, बस इस उस नियम का ये उल्टा हो जाएगा, जहां पर यानी जो माइनस का है भाग हाइड्रोजन हैलाइड का वो जुड़ेगा ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास में, तो यहां आ जाएगा I, और जो धनात्मक भाग है वो जुड़ेगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से, यह हो गया H। तो इसमें मिलेगा हमें CH3 CHI सॉरी CH2 और ये हो गया CH2I, ये मिलेगा हमें। और ये वाला जो है वो एंटी मार्कोनिकोव का नियम है। तो आगे जो चैप्टर है उसमें भी थोड़ा ध्यान देना हमें कि मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव क्या होता है। और मार्कोनिकोव तो इन तीनों पे काम कर लेता है, HI HBr HCl, लेकिन अगर पेरोक्साइड डालते हैं उस कंडीशन में ये रूल्स उल्टा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव या खारस नियम। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इसके लिए ही काम करेगा, इनके लिए काम नहीं करेगा। यहां पर ये इसके लिए ये एंटी मार्कोनिकोव का जो ये रूल्स है ये फॉलो नहीं होगा, ये हमें ध्यान देना है। हेलोजनों का विनिमय, तो ध्यान देना हेलोजन के विनिमय में क्या होता है कि हमें दो प्रकार के हेलो एल्केन मिलते हैं। पहला प्रकार है एल्किल आयोडाइड और दूसरा है एल्किल फ्लोराइड। तो ध्यान देना विनिमय का मतलब हो गया एक्सचेंज, तो इसमें हमें सिर्फ दो ही मिलेंगे। अब अगर एल्किल आयोडाइड हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए जो पहली अभिक्रिया है वो क्या है, उसका नाम है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया देखते हैं क्या है कि यहां पर RX है, जहां पर X जो है वो Cl और Br हो सकता है, प्लस हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है एल्किल आयोडाइड। तो यहां हमें लेना होगा हाइड्रोजन आयोडाइड HI सॉरी सोडियम आयोडाइड NaI, और यहां डालेंगे हम शुष्क एसीटोन। शुष्क एसीटोन कैसा होता है, ऐसा होता है C के ऊपर डबल बॉन्ड O आ गया, इधर CH3 इधर CH3, ये एसीटोन है। अब देखो तो यहां पर क्या होगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो हमें मिलेगा RI प्लस NaX। तो ये जो अभिक्रिया है इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया है ये। तो अगर फिंकलस्टाइन अभिक्रिया आपको पूछे तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है। बस ये अभिक्रिया एक ही प्रकार का जो हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है बनाती है, उसका नाम है एल्किल आयोडाइड। और दूसरी बात ध्यान देनी है कि इस RX के पास में इन दो में से ही कोई एक होना चाहिए। अगर यहां पर फ्लोरो हो गया, F आ गया, तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरा बनाना हमें एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड क्या है, इसके लिए हमें देखो क्या लेना है, यहां पर एक तो लेना पड़ेगा धात्विक
फ्लोराइड। तो धात्विक फ्लोराइड में एक तो है हमारे पास में AgF और दूसरा हो जाएगा SbF3, तीसरा है COF2 और चौथा हो जाएगा HgF2। तो 3 प्रकार के ये धात्विक फ्लोराइड है। जैसे कि यहां पर ये NaI लिया, ये भी धात्विक आयोडाइड है। उसी प्रकार हमें यहां पर धात्विक फ्लोराइड लेने हैं। ये 4 प्रकार के यहां पर, इनमें से कोई सा भी एक लेकर हम ये अभिक्रिया कर सकते हैं जिससे एल्किल फ्लोराइड मिलेगा। अब इसमें देखो क्या है कि जो हमारे पास में हेलो एल्केन है वो है CH3Br। अब CH3Br है और इनमें से कोई सा भी एक ले लो, जैसे कि मैंने लिया यहां पर ये AgF, तो प्लस में AgF लिया और आगे इसको बढ़ाएंगे हम। तो देखें यहां पर भी ये जो हेलोजन है ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो मिलेगा हमें CH3F प्लस AgBr, ये अभिक्रिया प्राप्त होगी। तो इसमें क्या है, इसमें हमें मिला एल्किल फ्लोराइड और इसमें मिला हमें एल्किल आयोडाइड। तो जो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है हेलोजन विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, तो उस अभिक्रिया का नाम है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो ध्यान देना, 2 अभिक्रिया आपको ध्यान देनी है। एक तो फिंकल्सन अभिक्रिया जिसमें आपको एल्किल आयोडाइड मिलेगा और दूसरी है स्वार्ट्ज अभिक्रिया जिसमें आपको मेथिल फ्लोराइड मिलेगा। और यहां पर धात्विक फ्लोराइड जो है वो आप 4 में से कोई सा भी एक ले सकते हो, उसके अनुसार ये अभिक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो ये पढ़ा हमने हेलोजनों का विनिमय, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको नेम रिएक्शन बोलते हैं, नाम वाले रिएक्शन। तो देखो इनका नाम आया है फिंकलस्टन अभिक्रिया, इसका नाम आया है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो ये नाम से भी पूछ लेते हैं भाई फिंकलस्टन अभिक्रिया का उदाहरण लिखो, तो आपको सिर्फ ये देना है यहां पर। अब यहां पर आप इस R की जगह कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, CH3 CH2 ले सकते हो, और X की जगह आप ले सकते हो यहां पर Cl या Br। अब इसका तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया सीधा ये एग्जाम्पल ही है, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो इसकी अभिक्रिया क्या होगी वो देखते हैं। जैसे कि फिंकलस्टन में एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल पूछ ले या अधूरी अभिक्रिया दे दे तो आप कैसे करोगे। जैसे कि CH3 CH2 और Cl दे दिया प्लस में NaI, और यहां ऐसा छोड़ दिया आपके पास में शुष्क एसीटोन। अब बोल दिया इसको पूरी करो, तो आपको दिख रहा है यहां पर कि सोडियम आयोडाइड है और यहां पर ये Cl है, तो इनका आपस में क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो। तो ये हो जाएगा CH3 CH2I प्लस NaCl। तो ये हो गया, क्या हो गया, आयोडो एथेन, और ये सोडियम क्लोराइड है ये। और दूसरा अगर दे दे आपको CH3 CH2Br प्लस, यहां पर तो NaI ही लेना है, फिर इसमें ये शुष्क एसीटोन मिलाया तो CH3 CH2I प्लस NaBr, यहां पर भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और यहां ऊपर लिख देना शुष्क एसीटोन। ये फिंकलस्टन अभिक्रिया के उदाहरण है।